बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। ये बुध और जुमेरात की दरमियानी रात है। 11 जून का आगाज़ हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो अभी भी गंभीर है। अभी भी उसमें कोई सुलझाव की सूरत दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उन मुतालबात का क्या हल निकलेगा। अब हुकूमत जिस तरह से इसको डील करने की कोशिश कर रही है उसमें भी संजीदगी कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रही। और इस मसले को हल करने के लिए ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को आगे किया गया है या ख्वाजा आसिफ जैसे लोग बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अगर बयान देंगे, आप सोचिए कि अगर ख्वाजा आसिफ इस मसले पर यकीन दहानियाँ कराएंगे तो ख्वाजा आसिफ इतने क्रेडिबल नहीं हैं इस मामले के ऊपर। वैसे तो बहुत इज़्ज़तदार होंगे, मैं उस पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन इस मामले पर वो इसलिए क्रेडिबल नहीं है कि उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। क्या यकीन दहानी करा रहे हैं मुजाहिरीन को? वो कह रहे हैं कि आप मुजाहरा ख़त्म कर दें। आप यकीन करें, आपको यकीन दहानी कराई जाती है कि जो कश्मीर के इलेक्शन होंगे उसमें जो मुहाजिरीन की सीटें होंगी उस पर शफाफियत के साथ इलेक्शंस होंगे, यानी शफाफ इलेक्शन होंगे। इसकी हम आपको यकीन दहानी कराते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब मुजाहिरीन को यकीन दहानी करा रहे हैं। कौन है ख्वाजा आसिफ? ख्वाजा आसिफ वो हैं जो रेहाना डार से 60,000 वोटों के फ़र्क से 50 से 60,000 वोटों के फ़र्क से हार गए थे और हारने के बाद उन्होंने बहुत ही ढिठाई के साथ, बल्कि बेशर्मी के साथ, क्योंकि वो ख़ुद कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन उन्होंने ना शर्म का मुजाहरा किया ना हया का मुजाहरा किया। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने फॉर्म 47 आसानी से कबूल कर लिया, बल्कि फरमाइश करके ले लिया और हारा हुआ इलेक्शन जो है वो आज वज़ीर बन के बैठ गए। अब वही मौसूफ कश्मीरियों को यकीन दिला रहे हैं कि बेफिक्र रहें, इलेक्शन शफाफ होंगे। तो भाई ये वो शख्स बात करे जो इलेक्शन की शफाफियत को पहले भी इंश्योर कर चुका हो या अपने इलेक्शन में बड़े दिल के साथ इलेक्शन नताइज को तस्लीम कर चुका हो, उसकी बात तो शायद कश्मीरी मान जाएं। लेकिन ख्वाजा आसिफ अगर यकीन दहानी कराएंगे कि जी बेफिक्र रहिए, इंतखाबात जो हैं वो बिल्कुल शफाफियत के साथ होंगे, अगर ख्वाजा आसिफ यकीन दहानी कराएंगे तो ये बात कोई नहीं मानेगा। उसकी वजह यह है कि उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में ठीक नहीं है। पहले वो उमर डार से हार गए थे और उनसे हारने के बाद जो है वो आज उनकी जो वालदा हैं रेहाना डार से, उनसे हार के बैठे हुए हैं और हारने के बाद आज इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको अब कलदम करार दिया जा चुका है, राना सनाउल्लाह साहब ने उस पर अभी तस्दीक की है कि डेडलॉक बरकरार है। वो कह रहे हैं कि डेडलॉक बरकरार है। वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि हम आपके बेशतर मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आपका मुतालबा है 12 सीटों को ख़त्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह स्टेटमेंट दे के दरअसल तस्दीक की है इस बात की कि डेडलॉक है और कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। यानी वो जो मुजाहिरीन मुजाहरा करने के लिए निकले हुए हैं, इस वक्त तक का स्टेटस ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है। यानी इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी, कोई बातचीत का मुस्बत बातचीत का आगाज़ नहीं हो सका। तो ये एक परेशान कुन सूरत हाल है और इसमें ज़्यादा तशवीश मुझे हुई, बहुत ही परेशानी हुई मीर वाइज़ उमर फ़ारूक का बयान पढ़ के मुझे, क्योंकि मीर वाइज़ उमर फ़ारूक जो हैं हमेशा पाकिस्तान के हक़ में वो नारा लगाते रहे हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले लोगों में शामिल हैं। और मीर वाइज़ जो उमर फ़ारूक हैं वो इस सूरत हाल पर, पाकिस्तान में होने वाली इस सूरत हाल पर ख़ासे परेशान दिखाई देते हैं। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की वो ये है कि LOC के उस पार से आने वाली ख़बरों ने मुझे गहरी तशवीश और अफसोस में मुब्तला कर दिया है। एहतजाज करने वाले 1 दर्जन से ज़ायद शहरियों और पुलिस एहलकारों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ की हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि अवामी शिकायत और मुतालबात से निमटने के लिए ताकत का इस्तेमाल किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। जब लोग अपने खदशात और मसाइल के इजहार के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो ये उस बात का इशारा होता है कि वो अपनी आवाज़ सुनवाना चाहते हैं। इक़्तिदार में मौजूद लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम की बात सुने, इनसे मुकालमा करें और मामलात को पुरअमन तरीके से हल करें, ना कि उन्हें तशद्दुद, मनमानी, गिरफ्तारियों और कीमती जानों के ज़िया तक पहुँचने दें। उम्मीद और दुआ है कि दानिशमंदी और बेहतर फ़हम व फ़रासत का मुज़ाहरा किया जाएगा और आवाम के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए इस मामले को संजीदगी, बुर्दबारी और बालिग़ नज़री के साथ हल किया जाएगा। ये वही बात है जो हम भी कर रहे हैं कि जो ताकत का इस्तेमाल है वो मुनासिब नहीं होता। पाकिस्तान में भी बारहा ताकत का इस्तेमाल किया गया, कई मरतबा किया गया और अब तो ये 2-3 साल से चल निकला है कि ताकत का इस्तेमाल करो, गोलियाँ बरसाओ, मारो, डंडे मारो, आंसू गैस की शेलिंग करो।
बुज़ुर्गों पे करो। 25 मई 2022 जब कोई इस तरह की सूरत हाल का आगाज़ अभी नहीं हुआ था, इमरान खान मार्च लेकर आ रहे थे पेशावर से इस्लामाबाद में, और कोई उस तरह की कशीदगी नहीं थी, वो एक पुरअमन मार्च लेकर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर निहत्ते और बुज़ुर्ग शहरियों पर, मैंने अपनी आँखों से देखा शाहराह कश्मीर जो है श्रीनगर हाईवे, इस शाहराह पर बुज़ुर्ग 70-70 80-80 साल की ख़वातीन बुज़ुर्ग जो थी वो इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हुए थे और उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और मैंने देखा कि लोगों की हालत, बुज़ुर्गों की हालत गैर हो गई। तो ताकत का इस्तेमाल ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस रियासत को अब आदत हो गई है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए और यही जो है वो हरबा अगर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा तो नताइज शायद मुख्तलिफ निकलें। इसीलिए बार बार हम भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल कोई हल नहीं है। बातचीत के ज़रिए लोगों के मुतालबात को सुनना चाहिए और उसको हल किया जाना चाहिए। हर तरीका मौजूद होता है ताकत के इस्तेमाल के अलावा भी। तो यही बात हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फ़ारूक ने कही है और ख़ासी तशवीश का इज़हार किया है और वो कह रहे हैं अफसोस और तशवीश दोनों में मुझे मुब्तला कर दिया है इन ख़बरों ने जो सरहद पार से आ रही हैं, LOC के उस पार से आ रही हैं। तो बहरहाल अब आप देखिए ना कि क्या मैसेज वहाँ पर कन्वे हो रहा है। इस सूरत हाल को बेहतर तरीके से डील करना चाहिए। अब अवामी एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात में बैठने से कबल, ज़ाहिर है उनका जा रहा है कि आओ बैठो, 4 उन्होंने शराइत रखी हैं। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात से पहले हमारे साथ जो कलअदम का स्टेटस हमारा लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाए, कलअदम का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। हम कलअदम जमात नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं। FC और रेंजर्स का इनखला वो कहते हैं यकीनी बनाया जाए, शुहदा की मैयतें हमारे हवाले की जाएँ और ज़ख्मियों को इलाज की सहूलत दी जाए और झैली कमेटी के दीगर मुतालबात पर पहले अमल दरामद किया जाए। तो ये उनकी जो शराइत हैं जो उन्होंने रखी है मुतालबात के लिए। तो बहरहाल हल वही है कि बैठें, बात करें और पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालें। शहरियों पर ताकत का इस्तेमाल रियासत को सूट नहीं करता। इससे ज़ाहिर है हार्ड स्टेट इस तरह नहीं बनती। हार्ड स्टेट बनाने के लिए कवानीन पर अमल दरामद कराना वो ज़रूरी होता है, उसके कुछ और तकाज़े होते हैं, लेकिन इस तरह से हर जगह पर शहरियों पर ताकत का इस्तेमाल करना दुरुस्त अमल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो दूसरी तरफ वो वहाँ पर भी अपनी एक कई तरह के सवालात उठे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, अब कितने घंटे हो गए? 70-72 घंटे तो हो गए होंगे। अगर 3 दिन हो गए, 10 तारीख को इलेक्शन थे और 7 तारीख को इलेक्शन थे और अब 11 तारीख शुरू हो गई है, तो 3 दिन हो गए। 3 दिन का मतलब है 72 घंटे हो गए, 72 घंटे से ऊपर चले गए, तो 72 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन अभी तक हतमी जो पार्टी पोजीशन है वो जारी नहीं की गई। यानी पीपल्स पार्टी को नहीं पता उसकी 9 सीटें के 10 हैं, नून लीग को नहीं पता उसकी 6 हैं कि 8 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं। हतमी पार्टी पोजीशन जो 19 सीटें हैं, चलिए 19 के रिज़ल्ट आप जारी कर देना हतमी तौर पर, वो भी अभी जारी नहीं किया गया। फिर जिनके नताइज आ गए थे और नताइज आने के बाद लोगों ने शिकायत दर्ज कराई तो उन हल्कों के नताइज ही रोक लिए गए। हालांकि शिकायत का मतलब होता है कि जब शिकायत आती हैं तो आप जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, उज़रदारियाँ लेकर इलेक्शन कमीशन के पास या अदालत के पास, ट्राइब्यूनल्स के पास, तो आप तो अपनी उज़रदारियाँ लेकर वहाँ जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नताइज आ गए, जारीशुदा नताइज पर आने वाले एतराज़ात पर नताइज रोक लिए गए। ये भी हुआ है, ये नई रिवायत पड़ रही है और यानी तकरीबन 20% हल्कों के जो नताइज हैं वो रोक लिए गए हैं। तो ये एक जो रिवायत अब डल रही है, ये पता नहीं इलेक्शन कमीशन को किन नई बुलंदियों पर ले जाएगी, ये इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि जल्द अज़ जल्द इंतखाबी नताइज मुकम्मल तौर पर जारी किए जाएँ। फिर इसके अलावा एक मामला पंजाब में चल रहा है। पंजाब में चल रहा था, एक स्टोरी की थी अनवर सुमरा साहब ने, और अनवर सुमरा साहब ने वो स्टोरी की और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो उनके ऊपर अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 10 कनाल का एक लॉन उनको एक्सटेंशन दी जा रही है उनके घर को, और वो सबसे बड़ा घर उनका बन जाएगा पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में। तो इस तरह की बात उन्होंने की थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने तहरीरी तौर पर NCCI को लिख कर उन्होंने माज़रत भी कर ली और जो उनका चैनल जहाँ पर ख़बर आई थी उन्होंने भी माज़रत कर ली। लेकिन जो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल है उन्होंने बहरहाल पंजाब में सरकारी रहायशगाहों पर 11 अरब रुपए के अखराजात के मामले पर इसकी तफसीलात मांग ली हैं कि बताया जाए कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर तफसीलात अनवर सुमरा की खबर दुरुस्त नहीं थी तो फिर किसकी खबर दुरुस्त थी, या फिर क्या असल हक़ाइक़ क्या हैं, तो ये तफसीलात बताई जाएँ। पंजाब हुकूमत से 2022 यानी पुलिस सरकारी रिहाइश गाँव में 41 करोड़ 78 लाख रुपए की मुरम्मत अवामी फ़लाह के लिए रकम खर्च कहाँ हुई, इसके बारे में भी बताया जाए। जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च हो रही है रकम, उसके बारे में भी बताया जाए, उनकी रिहाइश गाहों पर खर्च हो रही है।
और फिर 2022 से अब तक तमाम तामीराती अखराजात का हिसाब लेकर वो भी फ़राहम किया जाए। तो उन्होंने अगला पिछला सारा हिसाब जो है वो मांग लिया है। लेकिन जुडिशल एक्टिविज़म पैनल जो है, अब्दुल्ला मलिक साहब पहले भी कई मरतबा इस तरह इस नौयत के खतूत लिख चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कभी जवाब नहीं आया। तो इस मरतबा भी उनको जवाब ना आने ही की तवक्को है, इसलिए उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि अगर मालूमात ना दी गई तो लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। तो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल जो है वो भी इस मामले में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई देता है। एक ख़बर जो है वो कराची की बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल हुई। मजमूई तौर पर एक फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। फ़ैसले पर तो आप क्या कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शक का फ़ायदा देते हुए, लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। शक का फ़ायदा देते हुए रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया, ये जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने बल्दिया फैक्ट्री जलाई है, इनको बरी कर दिया है। यानी इनको पहले ट्राई कोर्ट से सज़ाए मौत हुई, फिर इनको हाई कोर्ट से सज़ाए मौत हुई, सिंध हाई कोर्ट से, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की और अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिए। और क्यों मंजूर कर लिए? कहा है कि जो इनके ख़िलाफ़ एविडेंस है वो नाकाफ़ी है, शवाहिद पूरे नहीं हैं, और इसीलिए जो है वो इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी कर दिया गया है। अब 250 लोग 2012 में बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जल के राख हो गए थे। आज 14 साल के बाद हमें ये पता चल रहा है, 14 साल के बाद, कि ये जो फैक्ट्री थी इसमें आग लगाई नहीं गई थी, बल्कि ख़ुद ही लग गई थी। खुद ब खुद आग लग गई थी, गलती से लग गई थी किसी से, लेकिन लगाई नहीं गई थी। ये भत्ते का मामला नहीं था। तो वो इतनी सारी चीज़ें जो आज तक हम 14 साल में देखते रहे कि भत्ते की पर्चियाँ आती रहीं और धमकियाँ दी जाती रहीं, कहा जाता रहा कि भत्ता नहीं दोगे तो फैक्ट्री जला देंगे। फिर उनका क्या हुआ? वो सारे मामला कहाँ गए? लेकिन होता क्या है, जब वक्त बदलता है तो फिर केसेस के फैसले भी उसी नौयत के आने लग जाते हैं। यानी आज MQM हुकूमत में है, MQM आज चहीती है, तो MQM की ख्वाहिश थी कि उनके ऊपर ये धब्बा धोया जाए, क्योंकि उनको बहुत नुकसान होता था इसका सियासी तौर पर। लोग कहते थे कि भाई ये तो वो MQM है जिन्होंने भत्ते की खातिर जो है वो फैक्ट्री जला दी थी, 260 लोगों को ज़िंदा जला दिया था। इनके सियासी मुखालिफिन भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि देखो जी, ये तो तुम तो वो हो जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में लोगों को ज़िंदा जला दिया था। तो अपने ऊपर से ये दाग धोने के लिए बड़ी बेचैन थी MQM और चाहती थी कि ये धब्बा उनसे धुल जाए ताकि सियासी तौर पर उनको ये ताना ना मिले। और आज MQM ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और कह रहे हैं कि देखा, हम तो कहते थे कि MQM इसमें मुलव्वस नहीं है, देखा हम तो कहते थे। यानी MQM क्या ये कहती है कि हमने कभी भत्ता नहीं लिया, कभी हमने भत्ता नहीं मांगा, कराची में भत्ते का कल्चर नहीं मुतारिफ़ करवाया। आज आप मासूम बन गए हैं फैसले से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, देखें जी हम तो क्लियर हो गए हैं, ये चरिया और भोला जो है ये दोनों मासूम करार पा गए हैं। तो ये मासूम करार पा गए हैं, इसका मतलब है कराची में भत्ते का कल्चर MQM कभी लेकर ही नहीं आई, MQM के सारे गुनाह धुल गए हैं, मासूम हो गई है MQM। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो MQM के हवाले से अभी भी उठते हैं और इसका जवाब जो है वो देने के लिए आज तैयार नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखा, हम तो कहते थे कि हमने भत्ता नहीं मांगा था और ये MQM पर इल्ज़ाम था, सियासी इल्ज़ाम था वगैरह वगैरह, और देखो आज हम मासूम करार पाए हैं। तो क्या MQM के सारे गुनाह धुल गए हैं इस बात से, इस फैसले से? ये बहरहाल एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का आज इजलास भी हुआ है जिसमें सोहेल आफरीदी साहब ने भी शिरकत की थी। और सोहेल आफरीदी साहब की एक तस्वीर को लेकर एक बहुत प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, तनकीद भी हो रही है और खामखा हो रही है कि वो जी उन्होंने हाथ यूँ बांधे हुए। भाई खड़े आप, उन्होंने जो है वो खड़े होकर अगर तस्वीर बनवाई है और आप कभी हाथ आगे बांध लेते, कभी पीछे बांध लेते, कभी नहीं भी बांधते, आप लोग भी, हम भी ऐसे करते, तो इससे आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दरअसल तनकीद इसलिए हो रही है कि उन्होंने शिरकत ही क्यों की है। भाई अगर वो शिरकत ही नहीं करेंगे, सूबे के मामलात वफाक के साथ हैं, उसको वो डील ही नहीं करेंगे या उससे बात ही नहीं करेंगे, और वो तो फिर आप कैसे चलेगा। आज वो वजाहतें भी देते नज़र आए हैं सोहेल आफरीदी साहब के, जी मैंने सूबे के मुकदमा लड़ा है और मैं 180 दिनों में जो हमारे बकाया जाते हैं उसके लिए उन्होंने यकीन दहानी कराई है वगैरह वगैरह। तो सोहेल आफरीदी जो है वो वाज़े तौर पर कारकुनों के दबाव में महसूस होते हैं, अपने ऊपर होने वाली तनकीद के दबाव में महसूस होते हैं। इसीलिए कल रात तक ये कहा जा रहा था कि हम जी हो सकता है शिरकत ही ना करें, हो सकता है चीफ मिनिस्टर जाए ही ना। कल रात को मुज़म्मिल असलम साहब कल रात 11 बजे के शो में कह रहे थे कि हो सकता है हम ना जाएँ। तो ये इसी वजह से कह रहे थे कि उनके कारकुनों की तनकीद उस पर न शुरू हो जाए, और आज सुबह वो मतलब ज़ाहिर इरादा तो पहले से होगा जाने का, तो वो चले गए और गए तो ठीक किया मेरे ख़्याल में। भाई ये कैसे हो सकता है कि आपने सुबह भी चलाना है ना, लोगों के लिए काम भी कराने हैं, लोगों को रिलीफ भी देना है, वफाक से अपने पैसे भी लेने हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप चीफ मिनिस्टर भी हैं और आप बिल्कुल ही कट जाएँ वफाक से? तो ये तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने ठीक किया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इकनॉमिक सर्वे के
हमारे सामने जो डाटा सामने आया है वो बड़ा परेशान कुन है, क्योंकि इसमें तमाम जो मुआशी अहदाफ थे, ज़्यादातर मुआशी अहदाफ, इक्का दुक्का छोड़ के ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। GDP ग्रोथ का आपने 4.2 हदफ रखा था और वो 3.7 आया है, और 3.7 भी हुकूमत के मुताबिक है। कई आज़ाद लोगों के मुताबिक ये 3.7 भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपने 4.2 का हदफ रखा था और आप 3.7 तक रहे हैं। इसी तरह से आपने जो महंगाई की शरह का टारगेट रखा था वो 7.5% रखा था, और आखिर में आकर आखिरी 3 महीने में जो जंग लगी उसके बाद तो बेड़ा गर्क हो गया। मई में ही सिर्फ अगर आप देखें तो माहाना बुनियादों पर तकरीबन 12% महंगाई रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से डॉलर जो है वो फ़ीकस आमदन की बात करें तो वो कहते हैं कि जी ये अब 1901 डॉलर फ़ीकस तक पहुंच गई है। अगरचे ये 1900 डॉलर भी पूरे ख़त्ते में सबसे कम है, यानी बांग्लादेश में 45 डॉलर जो 4500 डॉलर है, और इसी तरह से इंडिया में 2400 डॉलर है, पाकिस्तान में 1900 डॉलर फ़ीकस आमदन है। तो ये भी जो है वो बहुत ही कम है। और इस पर भी कई लोग डाउट करते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर वगैरह, वो ये कहते हैं कि ये 1700 से ज़्यादा नहीं है, 1700 डॉलर फ़ीकस से ज़्यादा नहीं है। ये हुकूमत ने मैनिपुलेशन करके 1900 डॉलर पर लेकर गए हैं। ज़राई शोबा 4.5% का टारगेट रखा गया था, लेकिन ये सिर्फ 2.8% इसकी ग्रोथ हुई है। सनती शोबे का टारगेट 4.3% रखा गया था, इसकी ग्रोथ 3.5% हुई है 4.3 के मुकाबले में। अलबत्ता जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें 4% का टारगेट था वो अचीव हो गया है। इसी तरह से तरसीलात ज़र का टारगेट अचीव हुआ है 11 महीने में 41 अरब डॉलर तक पहुंचने के, 38 अरब डॉलर हो गए हैं, और शायद 12वें महीने को मिला के 41 अरब डॉलर हो जाए, यानी टारगेट अचीव हो जाएगा। तो तरसीलात ज़र इसलिए ज़्यादा हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान से जो बंदा बाहर गया वो वापस ही नहीं आने का नाम लेता, यानी जो है वो हज़ारों लोग पढ़ने के लिए गए हैं तो वो वापस नहीं आते, हज़ारों लोग विज़िट करने के लिए जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो बेशुमार लोग जो बैरून मुल्क गए हैं, यहाँ तक कि अज़रबैजान जाके लोग भाग गए हैं, यहाँ तक कि श्रीलंका जाके लोग भाग गए हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब जाके उम्रे के लिए जाके लोग भाग गए हैं। तो जब लोग बाहर चले जाते हैं, भाई अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट करने के लिए पैसे तो भेजेंगे ना। जब 30 लाख लोग छोड़ के चले जाएंगे तो तरसीलात ज़र में तो इजाफा हो गई, तो इसलिए हुकूमत का इसमें कोई कमाल नहीं है। इसी तरह से जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो हमने 35 बिलियन डॉलर का हदफ था और 11 महीने में सिर्फ 28 अरब डॉलर तक पहुँचे हैं, तो कितना शॉर्टफॉल है। इसी तरह से हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो भी 11 महीने में 63 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। तो हमारा जो तजारती खसारा है, यानी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है वो 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तारीख का के बड़े फ़र्क में से एक फ़र्क है। तो ये हुकूमत की कारकर्दगी रही है। अब आप सोचें कि जब अगला बजट हुकूमत पेश करेगी तो उसमें जो अहदाफ रखे जा रहे हैं, नए टैक्सेस के, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ महंगी की जा रही हैं। हालांकि देखें, आपको फ्यूल्स की बचत करने के लिए, और फ्यूल पर एक तरफ तो आप मोटरवे पे स्पीड लिमिट कम कर रहे हैं कि फ्यूल बचेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, तो आपको तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी करने जा रहे हैं, यानी आप उसकी हौसला शिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पेट्रोल फिर कम खर्च होगा, तो पेट्रोल से जो हमने टैक्स इकट्ठा करना है 1727 अरब की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेनी है, वो फिर हम कैसे इकट्ठी करेंगे। फिर आपको ये ख़तरा है कि अगर हम सोलर की हौसला अफजाई कर देंगे, सोलर भी महंगा करने जा रहे हैं, सोलर की हौसला अफजाई कर देंगे तो हमारी बिजली कौन ख़रीदेगा। तो हमारी बिजली जो है वो IPPs जो है उनका फिर क्या बनेगा। तो हुकूमत हर तरफ से फंसी हुई है और कह रही है कि जी आज तो शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे ये भी नहीं कहा कि हम क्राइसिस से निकल आए हैं और हमने मुल्क की इकॉनमी ठीक कर दिया। आज तो उन्होंने ये भी खुल कर दावा नहीं किया, उन्होंने बस दबे दबाए अल्फाज में और अल्फाज को चबा कर कुछ बात की है और बताने की कोशिश की है हमारी कारकर्दगी पूरे कॉन्फिडेंस से। उन्होंने नहीं कहा कि हमारी इकनॉमिक कारकर्दगी बहुत बेहतर है, क्योंकि वो जानते हैं कि बेहतर नहीं है। तो ये सूरत हाल है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।